हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलो। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में घर्षण नामक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले बच्चों हमने जो भी वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपके सिलेबस में घर्षण किस चैप्टर पे है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग बुक फॉलो करते हैं बच्चे। जैसे किसी के चैप्टर 2B में है, किसी के में चैप्टर 5 में है, किसी के चैप्टर 3 में है, तो परेशान मत होना, घर्षण नामक चैप्टर आप मिला लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज आप घर्षण देख लोगे, घर्षण के प्रकार समझ लोगे, साथ में सीमांत घर्षण, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। जब बेस तैयार हो जाता है तो आगे चल के थ्योरम भी क्लियर होगा। अब घर्षण है क्या, इसको समझते। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु है और दो वस्तुओं के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बल तो लगना ही लगना है। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए एक सतह है और इस सतह पर हम कोई भी वस्तु रख देते हैं। अब ये वस्तु यहां पर एक दूसरा वस्तु हमने रख दिया। अब ये वस्तु बच्चों स्थिर है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिस कारण से वो गति नहीं कर रहा है, नहीं तो अपने आप गति करने लग जाता। या कि बच्चों जैसे मैं कहता हूं कि जब हम एक वाहन चला रहे होते हैं और अचानक उसमें ब्रेक लगाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा उसमें रीजन होगा जिसके कारण वो रुकता है। सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और आप क्या करते, उसे चला रहे हैं और अचानक कोई सामने वाहन आ गया तो आप क्या करो बच्चों, उसे रोकोगे। ठीक है, तो उसमें आप ब्रेक लगाओगे। क्या लगाओगे? ब्रेक लगाओगे। अब जब ब्रेक लगाओगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो आपके रुकावट का कारण है, तो कोई ना कोई एक कारण होगा जिसके कारण रुक रहा है। ऐसे थोड़ी ना कि ब्रेक लग गया डायरेक्ट, कुछ ना कुछ वहां पे होता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसके गति का विरोध कर रहा होता है। जैसे हमने ब्रेक लगाया, जैसे यहां पे आपका मान लीजिए पहिया है, पहिए के अंदर ब्रेक लगा रहता है। जैसे हमने ब्रेक लगाया तो पहिए की धुरी के साथ एक ऐसा पदार्थ लगा रहता है जिसके बीच में घर्षण होता है और पहिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। आप अपने साइकिल पे देख लेना, साइकिल के पहिए में दो दो गुटके लगे रहते हैं, साइकिल के पहिए में दो दो गुटके लगे रहते हैं। जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो जो साइकिल का रिम होता है और गुटका, उसके बीच में बच्चों घर्षण होता है और घर्षण के कारण वो रुक जाता है। तो घर्षण मतलब वो गुटका उस पहिए पर बल लगाया। अब जैसे हमारा ये वस्तु है, ये स्थिर है, तो इन दोनों सतह के बीच कोई ना कोई एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो इसके गति का विरोध कर रहा है, नहीं तो वो लुढ़क जाए। जैसे मान लीजिए गेंद को हमने मारा, गेंद कुछ दूर तक गया, जमीन से टकराते हुए जाकर के स्थिर हो गया, वो गति नहीं किया, आगे चलता जाता सीधा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बल के कारण वो स्थिर हो जाता है और स्थिर पड़ा रहता है। अब भाई उसमें कोई बल कार्य नहीं करता तो वो गेंद आगे चला जाता। ऐसे जब आप चल रहे होते हो जमीन पे तो भाई साहब आप फिसल नहीं जाते, कहीं ना कहीं एक ऐसा बल कार्य करता होगा जहां पे आप फिसल नहीं पाते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। तो भाई साहब घर्षण जो है एक प्रकार का बल है जो कि अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार से लगता है, जो कि उसके गति का विरोध करता है। ठीक है, घर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है बच्चों, लेकिन वो क्या करता है, वो आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जैसे यहां पर ये वस्तु चाहता है मैं आगे जाऊं, गति करना चाहता है, लेकिन यहां पर एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो उसकी गति का विरोध करना चाहता है। ठीक है, ये आपका वाहन है, ठीक है, जिसमें आप सवार होकर जा सकते हैं। अब जैसे इसके पहिए पे ब्रेक लगाया जाएगा बच्चों, तो वो जो इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ लगा रहेगा जो कि पहिए की धुरी को रोकेगा, तो एक बल लगाया जाता है जो कि उस पहिए की धुरी को रोकता है, जिससे पहिया रुकता है और वाहन भी रुक जाता है। ऐसे आप किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं, कहीं भी हर जगह घर्षण होता है। जैसे आप ठंडी के दिनों में दोनों हाथ रगड़ते हैं तो आपके दोनों हाथ के द्वारा एक दूसरे पर बल लगाया जाता है और उसी घर्षण के कारण हमारा हाथ गर्म हो जाता है। तो घर्षण के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। थोड़ा परिभाषा देखिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है जो उनके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को हम घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। बल ही घर्षण है, इतना ध्यान रखना। अब यहां पर बोला गया कि एक वस्तु चलने का कोशिश करता है या चल रहा होता है। ठीक है, देखिए कोई वस्तु है, हमने कहा ना, अभी आपको दोनों एग्जाम्पल बताया, स्थिर है तब पर भी उस पर घर्षण बल कार्य कर रहा है ना भाई साहब। यहां पर आपका कोई ना कोई एक वस्तु जो गतिमान है, जैसे उस पर हम ब्रेक लगाएंगे तो वो रुकेगा, तो वहां पर भी घर्षण बल कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल गतिमान वस्तु पर ही घर्षण बल कार्य करेगा, यदि वो चलने की कोशिश भी कर रहा है फिर भी वहां पर एक घर्षण बल कार्य करेगा, एक विरोध करता है।
ठीक है, जैसे एक आध एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूं। ये हमारा मोबाइल है बच्चों, ठीक है, और इसमें हम ये वस्तु रख दिए। अब देखिए इसको उठा रहे हैं तो अभी ये गिर नहीं रहा है, लेकिन जैसे धीरे धीरे करेंगे अब इसमें एक ऐसा बल लग रहा होगा जो उसकी गति का विरोध करता है, लेकिन बाद में तो भैया गिर गया। देखो फिर से समझो, ये हमारा मोबाइल है और भाई ये कोशिश ये कर रहा है चलने के लिए, सोच तो रहा है, लेकिन एक ऐसा उसमें विरोधी बल कार्य कर रहा है जो उसके गति का विरोध करता है। तो यहां पर जैसे धीरे धीरे उठाएंगे तो हमारा बल थोड़ा सा उसके घर्षण बल से ज्यादा हो जाए, जिस कारण से हमारा गिर जाता है बच्चों। यही हम समझ सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के। तो घर्षण आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार से बल है जो कि दो सतह के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करता है। आप चिकने सतह पर आसानी से गिर जाते हैं, लेकिन वहीं पे जब आपका खुरदुरा सतह हो तो आप नहीं गिर पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? चिकने सतह पर घर्षण क्या हो जाता है? कम, और खुरदुरा सतह पर वहां पर घर्षण होता है ज्यादा। तो जहां पर घर्षण ज्यादा होगी आप नहीं गिरेंगे, ठीक है। ऐसे कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आटा चक्की होगा, उसके अंदर जब उसके जो पत्थर लगे रहते हैं घिस जाते हैं तो उसमें घर्षण कम होता है, तो उसको फिर से हम क्या करते हैं, टाके के माध्यम से उसको खुरदुरा बनाते हैं, जिससे हमारा गेहूं आसानी से पीस सके। तो हर जगह घर्षण लगता है। आप डेली किसी मशीन को उपयोग करते हैं तो घर्षण के कारण उसके कल पुर्जे क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें बच्चों घर्षण के कारण होता है। ओके, अब घर्षण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, एक तो स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। थोड़ा समझिएगा, पहला आपका होता है स्थैतिक घर्षण। अब इतना ज्यादा एग्जाम्पल समझाने का तात्पर्य है कि आप अपने दैनिक जीवन से इसे रिलेट कर पाओ, इसे दैनिक जीवन से इसे जोड़ पाओ। यदि आप इसे दैनिक जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्लियर है बच्चों, ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। तो कोई भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसे आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ें। अब देखिए स्थैतिक घर्षण क्या है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है। जैसे मैंने अभी बढ़िया एग्जांपल समझाया था आपको। देखो कोई जरूरी नहीं है कि केवल स्थिर वस्तु पर ही घर्षण लगेगा या कि गतिमान वस्तु पर ही बल घर्षण लगेगा, दोनों प्रकार से घर्षण लग सकता है। देखो ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल के ऊपर एक पदार्थ हमने रख दिया। अब इस वस्तु, हमारे पास एक वस्तु है, दूसरे वस्तु पर रखी है, चलने का प्रयास करता है और हम बाह्य बल लगाते हैं। भाई मोबाइल को उठाएंगे जिसमें बल लग रहा है, किंतु वो वस्तु स्थिर ही रहती है। तब इसके बीच एक ऐसा घर्षण लग रहा है या ऐसा बल लग रहा है जो उसके गति को रोक रखा है, उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। मतलब भाई ये देखो, अब आगे बढ़ाते हैं भाई। अब इस पर हम इसको उठा रहे हैं, देखो नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये स्थिर है। अरे अब तो गिर गया, मतलब ज्यादा घर्षण बल से ज्यादा हमने बल लगा दिया। तो हम चाहते हैं कि एक वस्तु आपका स्थिर है, दूसरा वस्तु गति करना चाहता है, लेकिन वो गति नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक घर्षण लग रहा है जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब बच्चों जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चल रही है, जैसे मैंने भी यहां पर समझाया था कि ये हमारा एक है ना रास्ता है और इस पे हमारा एक बस है, बस जो कि गति कर रहा है, ठीक है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति कर रहा है तो उनके संपर्क तलों के बीच भी कहीं ना कहीं पहिया और ये जमीन के बीच भी घर्षण लग रहा है। आप जब चल रहे होते हैं पैदल तो आपके स्लीपर है ना या जूते और जमीन के बीच में एक घर्षण कार्य करता है जिसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक घर्षण कम हो जाए सीधा आप फिसल के गिर जाओगे, समझ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं वहां पे गति के कारण घर्षण होता है, मतलब जब भी घर्षण कार्य करेगा वो दो संपर्क तलों के बीच ही कार्य करता है। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब जैसे घर्षण के लिए आप लोग थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य याद करेंगे कि घर्षण सदैव दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है। देखिए इसको घर्षण की परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलती है, चलने का प्रयास करती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है जो उनके मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को ही हम घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। मतलब वस्तु जो करना चाहता है उसका वो विरोध करे, सीधा फंडा बच्चों। मेन रूप से आप समझ गए होंगे कि घर्षण एक बल है जो कि दो वस्तुओं के बीच ही लगता है और हमेशा वो उसके गति का विरोध करेगा, ठीक है। मतलब वस्तु जो जिस अवस्था में चाहता है उसका वो विरोध करेगा। पहला पॉइंट है घर्षण सदैव दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच ही लगता है। घर्षण गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। गति के विपरीत यानी वस्तु जिधर गति करना चाहता है बस आगे की ओर जाता है, लेकिन पहिए और जमीन के बीच में घर्षण पीछे की ओर लग रहा है, उसको रोकने का, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाता है।
घर्षण संपर्क तल के समांतर कार्य करता है। दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ही घर्षण बल कार्य करेगा। मतलब जैसे कोशिश करेगा एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति करना तभी लगेगा, ठीक है ना। रुका हुआ है मतलब उसमें घर्षण कार्य कर रहा है। घर्षण बल की प्रवृत्ति संपर्क में आए तलों या गतिमान वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति को नष्ट करने की होती है। मतलब जो वास्तविक रूप से गति कर रहा है उसको वो रोकता है। घर्षण बल एक असंरक्षी बल होता है। आगे हम संरक्षी असंरक्षी के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। घर्षण बल के दो प्रकार हमने आपको समझाया, एक तो स्थैतिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण मैंने क्या कहा कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, उसके पीछे जो घर्षण लग रहा है वो आपका स्थैतिक घर्षण लग रहा है। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर चलने की कोशिश कर रहा है, आप साइकिल से चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो घर्षण लग रहा था बच्चों संपर्क तलों के बीच, तो आपका स्थैतिक घर्षण। लेकिन जब आप दौड़ रहे होते हैं तब आपके स्लीपर और जमीन के बीच में, यार पहिया आप समझो, जब आपकी साइकिल दौड़ रही है तो साइकिल का जो टायर होता है नीचे वाला भाग और जमीन के बीच जो घर्षण लग रहा होगा वहां पे गतिक घर्षण लगता है। इतना क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। यहां पर एक चीज आप जरूर नोट कर लेना कि कोई वस्तु जब तक गति करने की कोशिश नहीं करेगा या गति से स्थिर होने की कोशिश नहीं करेगा तब तक उसमें घर्षण बल कार्य नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, जैसे हमारा ये पेन रखा है, अब जब तक ये इसमें बल नहीं लगाएंगे तब तक उसमें घर्षण कार्य नहीं करेगा। ये नोट कर लेना आप। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर रखी होती है और उसे चलाने के लिए बाह्य बल ना लगाया जाए, भाई जब चलेगा ही नहीं। हमेशा मैंने कहा ना कि घर्षण एक क्या है, विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। तो जब हम कहेंगे आगे बल लगेगा तभी तो घर्षण पीछे कार्य करेगा, और जब उस पर हम बल ही नहीं लगाएंगे, किसी वस्तु पर गति करने की कोशिश ही नहीं कराएंगे, तो वहां पर घर्षण बल कार्य नहीं करता। नोट कर लेना। मैंने यहां पर एग्जाम जैसे आपको समझाया था कि ये मान लीजिए वस्तु है और एक गति करने के लिए कोशिश करता है आगे की ओर, तब इस पे एक बल लगता है। ऐसा नहीं है कि स्थिर है तभी, भाई उस पे बल लगाएंगे तो गति करने के लिए कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रखी होती है और उसे चलाने के लिए बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो उनके संपर्क तलों के बीच कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता बच्चों। अर्थात कहने का मतलब है बस खड़ी है जमीन पर, स्थिर है, गति करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो फिर उस पर घर्षण बल जीरो है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी यहां से घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और उसे आप लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं लिख पाते, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं जब भी वस्तु स्थिर है तो उस पर घर्षण बल कार्य नहीं करता, वो गति करने का कोशिश करता है तभी उस पर घर्षण बल कार्य करता बच्चों, इतना नोट कर लेना। किंतु जब पहली वस्तु पर थोड़ा भी बल लगाया जाता है तो विरोधी घर्षण बल कार्य करने लगता है। ज्यों-ज्यों बाह्य बल के मान को बढ़ाया जाता है घर्षण बल का मान कम होने लगता है, ठीक है भाई। जब बाह्य बल को बढ़ाएंगे तो यहां पर घर्षण भी उतना तेजी से कार्य करेगा, ठीक है। एक ऐसी स्थिति आती है जबकि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर ठीक चलने को तैयार हो जाती है, इस स्थिति में सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। मतलब समझे नहीं, मैं अभी फिर से स्थिति समझाता हूं। देखो बच्चों, जैसे मेरा मोबाइल है, यहां पर समझो, और यहां पर इस वस्तु को मैं गति कराना चाहता हूं। अब मैं इसको उठा रहा हूं, अभी भी ये गति नहीं कर रहा, देखो उठा रहा हूं, गति नहीं कर रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल ये गति करना ही चाहेगा। अब इतना ऊपर, अब थोड़ा सा और उठा दूंगा तो गति करने लग जाएगा। मतलब ये संतुलित है, ये संतुलित है, इसी को बोलते हैं हम सीमांत संतुलन की स्थिति। ध्यान देना कि भाई अब इस वस्तु पर थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो ये गिर जाएगा। थोड़ा सा भी मान लीजिए बल लग गया बच्चों तो ये गिर जाएगा। तो अभी किस स्थिति में है? सीमांत संतुलन की स्थिति में है। जैसे ये मेरा पेन है और बच्चों इस पर हम बल लगाना चाहते हैं और बल लगाएंगे तो ये गति करने लग गया, नहीं, सीमांत संतुलन की स्थिति नहीं कहलाई। हम इस पर बल लगाएं और एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि बस थोड़ा सा भी बल लगा कि मतलब वो गति करने ही लग जाए। मतलब गति करने के पहले की स्थिति, किसी वस्तु पर बल लगा रहे होते तो गति करना शुरू ही करने वाला है, मतलब उसकी गति स्टार्ट ही होने वाली है, उसके जस्ट पहले की स्थिति वो सीमांत संतुलन की स्थिति कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु गति करने की स्थिति में आता है कि हम गति करेंगे, लेकिन एक ऐसी स्थिति की बस अब गति करने ही वाली है, गति कर नहीं रही है, गति करने ही वाली है, उस स्थिति को हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपका पेट भरने वाला है, खा रहे मतलब 15 पूड़ी खाने की क्षमता है, खा रहे, अब 14 पूड़ी खा चुके हैं, अब बस एक पूड़ी और खाएंगे तो भैया हमारा पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। तो उस स्थिति में आप सीमांत संतुलन की स्थिति में, और फिर 15 पूड़ी से भी ज्यादा खा लिए आप,
5 पूड़ी, तो फिर लोटा लेकर दौड़ना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब आपकी भी एक क्षमता है कि भैया इतना खाने से हमारा शरीर संतुलन की अवस्था में रहेगा, नहीं तो ज्यादा नींद आ जाएगी। वैसे भी विद्यार्थियों को रात में थोड़ा सा कम खाना चाहिए। हैबिट है 6 रोटी की तो 4 रोटी खाकर सो, क्योंकि आपका शरीर संतुलन की स्थिति में रहेगा। वहीं पे 6 की जगह 7 खा लिए तो फिर आपको नींद आएगा। भाई हर चीज में नशा होता है, चाहे आप भोजन करोगे उसमें से भी आपके अंदर नशा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे चावल खा के आप ज्यादा चावल ठूस लिए और रात में सो गए तो नींद ज्यादा ही आएगी, क्योंकि उससे भी नशा उत्पन्न होता है। ये मत समझो हर चीज में नशा है। तो भाई साहब आप अपने शरीर को संतुलन की स्थिति में रखो। ऐसे किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु गति करने ही वाला है, गति किया नहीं है, गति करने ही वाला। उस स्थिति को हम सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसको मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी आगे समझाऊंगा ना, वो बार बार आपके भेजा में घुसेगा कि ये सीमांत संतुलन क्या है, सीमांत संतुलन क्या है, तो फिर वहां पे आपको परेशानी नहीं होगी बच्चों। इसलिए मैं सीमांत संतुलन की स्थिति कहता हूं। अब उस सीमांत संतुलन की स्थिति पर जो घर्षण बल कार्य करेगा उसी को हम कहते हैं बच्चों सीमांत घर्षण। ठीक है, तो जो आपको मैं अभी इतने 5 मिनट से बक रहा था वो इसलिए समझा रहा था क्योंकि भाई सीमांत घर्षण में फोकस नहीं करना पड़ेगा कि हमने वस्तु पर बल लगाया, बस वस्तु गति करने ही वाला है, गति किया नहीं है। उस स्थिति पर भी एक घर्षण बल कार्य कर रहा है जिसे हम सीमांत घर्षण कहते हैं। हमने कहा भाई ये आपका स्थैतिक घर्षण, मतलब वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अभी वो स्थिर है, गति करना चाहता है, उस स्थिति में वो स्थैतिक घर्षण लग रहा है। वस्तु गति करने लग गया तब उस पर गतिक घर्षण है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि स्थित और गतिक दोनों के बीच का, मतलब वस्तु पर बल लगा रहे हैं, वो स्थिर है लेकिन अब गति करने ही वाला, एकदम बीच का पॉइंट मैंने बताया ना, वो आपका सीमांत संतुलन कहलाता है। और उस स्थिति में जो घर्षण होता है बच्चों सीमांत घर्षण कहलाता है। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं सीमांत घर्षण के कुछ स्मरणीय तथ्य हैं कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर स्थित होती है किंतु उनके मध्य आपेक्षिक गति के लिए कोई बाह्य नहीं लगाया जाता तो उनके संपर्क तलों के मध्य कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। ये तो पहले हम समझते हैं भाई कि जब भाई कोई स्थिर है उस पर कोई बल नहीं लग रहा तो उस पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। दूसरा, सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। मैंने कहा ना स्थैतिक का अधिकतम मान, भाई ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर अवस्था के लिए है, लेकिन ये थोड़ा सा भाई साहब समझो, यहां पे क्या होता है कि वस्तु पहले 0 अवस्था में था, हमने गति कराने के लिए बल लगाया तो वहां पर स्थैतिक घर्षण, लेकिन जैसे ही घर्षण करने वाला है, सॉरी गति करने वाला है, उस स्थिति का घर्षण सीमांत घर्षण, इसलिए इसका मान अधिकतम होता है बच्चों। घर्षण का एक समायोजन बल होता है, ठीक है, स्वसमायोजन बल होता है जो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति उत्पन्न होने पर बाह्य बल पर निर्भर करता है। बाह्य बल के मान को बढ़ाने पर घर्षण बल का मान स्वतः ही बढ़ जाता है। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। मतलब भाई साहब देखो, सीमांत घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से अधिकतम है, मतलब, और यहां पर गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से थोड़ा सा कम होता है, ध्यान रखना। कुल मिलाकर के सीमांत घर्षण सर्वश्रेष्ठ है। बाह्य बल के मान को बढ़ाने पर गतिक घर्षण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गतिक मतलब तो गति कर रहा है तो उस पर कोई बल परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बल बढ़ाएंगे तो स्थैतिक घर्षण बढ़ेगा। कारण है बच्चों वो स्थिर था और जब तक वो गति नहीं करेगा तब तक उसमें घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा। इसलिए जब हम बाह्य बल को बढ़ाते जाते हैं तो उसके गतिक घर्षण के मान में परिवर्तन नहीं होता, किंतु स्थैतिक घर्षण के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे घर्षण है क्या। इसके बाद हम थोड़ा सा डीप में चर्चा करेंगे जो आपके टॉपिक में, जैसे गतिक घर्षण भी मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, एक सर्पी घर्षण, एक लोटनिक घर्षण, जिसे बेलन घर्षण के नाम से जानते हैं। तो इसको हम आपको समझा देंगे, घर्षण के नियम, घर्षण गुणांक, ये सब कुछ कराएंगे क्रम से, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बट पहली बार यदि चैनल पे आए हैं, 11th क्लास के लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके बच्चों नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमारे न्यू ऐप का लिंक आ चुका है, हमारा नया ऐप बन चुका है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या लिंक से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।